बी ए टी वाई बी ए सालिसुगम के पर्चा नंबर 10 में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम उर्दू सालिसुगम के इख्तियारी मजमून का 10वां पर्चा इंशाइया का मुताला करेंगे। अजीज तुलबा व तालिबात, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि बीए थर्ड ईयर में कौन कौन से पर्चे हैं उर्दू के, और इंशाइया निसाब में साल भर हमें कौन कौन से इंशाइये पढ़ने हैं और इंशाइया कौन कौन से इंशाइया निगारों का हमें मुताला करना है। तो यहाँ पर हम इंशाइये में शुरू करते हैं। इस पर जो सबसे पहली चीज़ है जो हमारे दिमाग में आता है वो है इंशाइया क्या है। भाई सुनते आ रहे हैं, कल से कंटिन्यू हमारा चालू है कि इंशाइया इंशाइया इंशाइया। इंशाइया है क्या चीज़? तो यहाँ पर हम आज इस लेक्चर में हम इंशाइये के मुताल्लिक़ बातें करेंगे, जिसमें इंशाइया क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है और उसके उसूल क्या है, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरीके से है। ये तमाम बातों को यहाँ पे हम पूरा तरीके से, अच्छे तरीके से, मुदल्लिल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंशाइया क्या है तो याद रखिए, देखिए नस्ल में मुख्तलिफ असनाफ है, जिसमें आपको मुख्तसर बताता चलो कि दास्तान, नावेल, अफसाना, ड्रामा, उसी तरीके से ये भी इंशाइया यहाँ पर एक नसरी सिंफ है। याद रखिए इंशाइया क्या है, ये नसरी सिंफ है। सिंफ की जमा असनाफ। अब ये सब क्या है, असनाफे नस्ल है। तो इंशाइया क्या है, नस्ली सिंफ है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये दास्तान जो है इसमें कहानी होती है, लेकिन ये माफ़ौक़ुल फितरत अनासुर पर मबनी होती है, जो बहुत वक्त जब माजी में ये चीज़ों का जब ज़्यादा इतनी तरक्की नहीं हुई थी, लोगों के पास बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ दास्तान का इस्तेमाल होता था। नावेल ये भी तवील कहानी होती है, जिसमें मगर इसमें समाज की सच्ची अक्कासी जो है, हकीकत बयानी इस सिंफ में होती है। अफसाना वक्त और हालात बदलता गया, लोगों के पास इतना वक्त नहीं रहा कि वो इतने सफ़ात पर मुश्तमिल नावल या दास्तान पढ़े। इसकी वजह से अफसाने का ये सिर्फ वजूद में आई और बहुत तेज़ी से तरक्की की। क्यों? तो ये क्या होता था, एक आधे से 2 घंटे के दरमियान में एक कहानी ख़त्म हो जाती थी, जिसके लिए ये इसके लिए ड्रामे ये भी माजी में खासकर जब ज़्यादा वक्त था, लोग कहानियाँ पढ़ते और उसको क्या है किरदार के ज़रिए अमल में लाते थे ड्रामे में। अब ये इंशाइया क्या है, ये नसरी सिर्फ में क्या होता है, ये दूसरे सिर्फ मैंने एक मुख्तसर तारुफ कराया कि इंशाइया इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी कहानी होती है, जिसमें सच्चाई होती है, या कब वक्त में पढ़ा जाता है, या किरदार निगारी पे जोर दिया जाता है। तो हमें आज इसी को देखना है कि इंशाइया क्या है। तो सबसे पहले चीज़, इंशाइया लफ्ज़ जो है वो इंशा से बना है। किससे बना है? ये बना है इंशा। ये लफ्ज बना है इंशा से, और इंशा के लुग़वी मानी क्या होते हैं? तो कहा गया है बात से बात पैदा करना। क्या कह रहा है कि इंशा का लुग़वी मानी बात से बात पैदा करना, यानी एक बात निकली है, बस उसी को यकीन क्या करना है, उसको थोड़ा आगे करके उसमें से एक नई बात यहाँ पर पैदा कर देना। ये इंशा का के लुग़वी माने है। लुग़वी मीन्स यानी लुगत के लिहाज से, डिक्शनरी के हिसाब से। दूसरा एक इसके मीनिंग आते हैं, वो है इबारत को सजाना या आरास्ता करना। इबारत को सजाना मतलब कुछ
किस तरीके से लिपस्टिक पाउडर ये उस पर ये नहीं, सजाना संवारना मतलब क्या है, आरास्ता करना है, उसको खूबसूरत बनाना। किस तरीके से, तो जो चीज़ बनाते हैं खूबसूरती लाते हैं इसमें, उसको नाम यहाँ पर लुग़वी मीनिंग्स में इंशा कहा गया है। अब वो किस तरीके से होता है तो इसको तफसीली समझने के लिए कहा गया है कि इंशाया वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े या किसी ख्याल या किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ अंदाज में पेश कर दिया गया हो। अब देखिए इंशाया की यहाँ पर तारीफ मुख्तसरन बयान की गई है। क्या है इसकी मायने तो क्या होगा, इंशा के मतलब बात से बात पैदा करना, ये इसके लुग़वी मायने हो गए हैं जो हमें बात समझ में आ गई। अब इंशाया समझना है हमें कि इंशाया क्या है, तो कहा गया है वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या अहम भी हो सकता है वो, या गैर अहम भी हो सकता है, या कोई ख्याल भी हो सकता है, या कोई जज्बा भी हो सकता है, या कह रहा है महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ बनाने के लिए। ये है इंशाया। आपको मुख्तसरन देखना, ये क्या कहा गया है, इंशाया क्या है, वो तहरीर है, वो तहरीर है जिसमें कोई अहम वाक़या या गैर अहम वाक़या या ख्याल या जज्बा या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खाली बैठे, लेकिन सिर्फ मकसद क्या है कि वो कैफियत को कैसा बनाना, पुरलुत्फ बनाने के इसमें जो तहरीर किया जाता है उसे कहा गया इंशाया। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ख़ास मौजू की इसमें क़ैद नहीं है, जो कुछ भी हो सकता है। जैसा हमने किसी दास्तान में देखा है कि बहुत तवील कहानी होती है जिसमें माफ़ाकुल फितरत अनासिर वगैरह होते हैं, जिन्नात ये हो, ये दास्तान की क्या लिमिटेशन है, उसका एक क्या क़ायदा बना हुआ है। ना कभी कहानी होती है मगर हकीकत की होती है, समाज पर मबनी होती है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, क्लियर कहा गया है कि ये अहम वाक़या भी बयान हो सकता है इसमें, या कोई गैर अहम वाक़या भी हो सकता है, यानी जो कोई अहमियत का नहीं है फिर भी वाक़या इसमें वो भी हो सकता है। लेकिन कह रहे कोई ख्याल भी हो सकता है कि किसी को लगा कि भाई ये ख्याल है, वो भी तहरीर कर सकता है वो, या कोई जज्बा, हर एक के अपने अपने जज्बात होते हैं, चाहे वो खुशी के हो, गम के हो, या किसी इसकी हमदर्दी के हो, जो जज्बात होते हैं वो भी बयान यहाँ पर किया जा सकता है। या फिर कह रहे हैं कि कोई भी लम्हाती कैफियत, जो भी उसको एक कैफियत महसूस हो रही है वो भी उन्हें बयान कर सकता है, वो भी किस तरीके से कि वो इस तहरीर को क्या है, सिर्फ वो लम्हात को, वो जज्बे को, वो ख्याल को, वाक़े को पुरलुत्फ बनाने की जो है क्या अंदाज है, उसे यहाँ पर क्या कहा गया है, वो तहरीर को क्या कहा करेंगे हम, इसको कहेंगे इंशाया। इंशाया की तारीफें बहुत सारे माहिरीन ने अलग अलग अंदाज में की है और बहुत सारी अलग अलग बातें यहाँ पर बताई गई है कि इंशाया कैसा होना चाहिए, किस अंदाज का होना चाहिए, इसमें कौन कौन सी बातें आनी चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर अभी उस पर बहस नहीं करना है, बल्कि सिर्फ अभी हमें इंशाया के अभी लुग़वी मायने हमने यहाँ पर देखा है। ये हो गए इंशाया की तारीफ। इंशाया के लुग़वी माने क्या है, बात से बात पैदा करना, ये बात को खास ध्यान में रखना चाहिए। या दूसरा क्या आ गया कि आप इबारत को सजाना और आरास्ता करना, यानी कोई भी इतनी तहरीर जो है वो बेमज़ा या मुर्दा ना हो, बल्कि वो जानदार हो, खूबसूरत हो और पुरलुत्फ हो। इसीलिए इंशाया की तारीफ क्या कही गई है कि वो तहरीर जो इसमें कोई अहम वाक़या या गैर अहम वाक़या या कोई ख्याल या कोई जज्बा या कोई लम्हाती कैफियत को किस अंदाज में पेश किया जाए,
पुरलुत्फ अंदाज में पेश किया जाए उस तहरीर को इंशाइया कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में लफ्ज जो दिया गया है उसके लिए एसे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में, इसको खासकर इंशाइया के लिए भी दो तरीके के नाम इंग्लिश में आते हैं। कुछ कहा जाता है कि पर्सनल एसे, और किसी इसमें कहा जाता है वो है उस पे पर्सनल एसे और फेमिनाइज एसे, ये भी यहाँ पर वर्ड्स जिक्र किया जाता है। खैर इसके लिए अभी जो लफ्ज यहाँ पर रखा गया है वो एसे ही इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है, और ये खासकर लाइट एसे, हाँ ये है लाइट एसे के नाम से अभी जाना जाता है। इसमें ये बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आते हैं हम इंशाइया की तारीफ के बाद इंशाइया के उसूल क्या है, यानी जब इंशाइया लिखना है तो कौन कौन से उसूल यहाँ पर इस्तेमाल करने होते हैं। तो देखते हैं मुख्तसरन। इंशाइया निगारी के उसूल, ऐसे कौन से उसूल है, कायदे है जिसकी बुनियाद पर इंशाइया लिखा जा सकता है। तो देखिए इसका पहला बुनियादी शर्त ये कही गई है कि इसकी ना तो कोई शर्त है ना कोई उसूल इस पे। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि क्या है, इसकी बुनियादी कैफियत है कि इसका कोई उसूल नहीं। इस पर जैसा हमने तारीफ में ही देखा कि अहम भी हो सकता है, गैर अहम भी हो सकता, ख्याल भी हो सकता है, जज्बा भी हो सकता है, या कोई लम्हाती कैफियत भी हो सकती है, सिर्फ उसको पुरलुत्फ अंदाज में बयान कर देना कहा गया। इसीलिए इसका उसूल क्या है, कह रहा है कि कोई इसका ऐसा खास कोई शर्त नहीं है कि यही चीज हुई तो इंशाइया होगा, या कोई ऐसा उसूल भी नहीं है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि भाई ये उसूल इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये इंशाइया है। इसमें कोई उसूल नहीं है और ना कोई शर्त यहाँ पर होती है। फिर क्या है, तो कहा गया कि इंशाइया की सिर्फ जो है वो तरतीब, तंजीम, संजीदगी और गौर व फिक्र की पाबंद नहीं। देखिए क्या कहा गया कि ये जो है ना तरतीब की पाबंद है, तरतीब मतलब सिलसिलेवार, इसकी भी पाबंद नहीं है कि कोई भी चीज आप तरतीबवारी बयान करें, कैसे भी बेतरतीब भी बयान कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है तंजीम, इसके लिए कोई ऐसा तंजीम भी मुनज़्ज़म तरीके से होना, ये भी इसके लिए शर्त नहीं है। फिर कहा गया है कि इसके लिए संजीदगी भी होना जरूरी नहीं है। क्या है, संजीदगी, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई संजीदा ही बात कही जाए इंशाइया में, ऐसा भी बात यहाँ पर नहीं है। इसमें संजीदगी को भी अहमियत नहीं दी गई है। यानी संजीदगी का जिद क्या होता है, इसमें मजाक, यानी मजाक भी हो सकता है इसमें। और कह रहे हैं गौर व फिक्र, ऐसी कोई बात भी नहीं होना चाहिए कि ऐसी तहरीर होना जरूरी हो कि जिससे कोई गौर व फिक्र की बात हो, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। यानी इंशाइया क्या है, एकदम आज़ाद नसरी सिर्फ है जिसमें किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि गौर व फिक्र ही वो तहरीर पढ़ने के बाद इंसान को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत हो, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई उसूल ही नहीं है कि जिसकी वजह से क्या हो कि वो पढ़ने के इसमें उसमें क्या होना चाहिए, संजीदगी का उनसर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तंजीम भी इसमें मुनज़्ज़म तरीके से होना भी ज़रूरी नहीं है, और तरतीबार भी होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
کہ انشاء نگاری کے لیے کوئی خاص کوئی اصول یہاں پر بنا ہی نہیں ہے۔ چلتے ہیں، یہ انشاء نگاری کے اصول دیکھنے کے بعد ہم اگلا جو نکات ہے یعنی انشاء نگاری کے موضوعات، یعنی کون کون سے موضوعات ہو سکتے ہیں۔ یعنی انشائیہ کس عنوان کے تحت لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کون کون سے موضوعات ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ پہلے ہی کہا گیا ہے کہ کسی اس میں پابندی ہے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو بالکل موضوعات کے لیے بھی یہی بات یہاں پر صادق آتی ہے کہ اس میں موضوع کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اتنی انشاء نگار کیا کر سکتا ہے، اپنے دل سے جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس موضوع پر انشائیہ لکھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو جب انشائیہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک انشائیہ آگ پر لکھا ہوا ہے، ایک انشائیہ جھنگر کا جنازہ ہے اس پر، ایک جو ہے دیا سلائی ہے، ایسے بہت سارے انشائیے ہیں جو اس میں یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ تو دیکھیے آپ اس میں کیا ہے، تو کیسا ہونا چاہیے پھر انشائیہ کے موضوعات، تو کہا گیا ہے کہ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف اور بے ساختہ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ انشائیہ نگار کے سامنے کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کی باتیں مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی کا ہونا لازمی ہے۔ اب بات دھیان میں رکھیے، دیکھیے اس میں تو موضوع کے لیے کوئی قید نہیں ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ اس میں انشائیہ نگار کیا استعمال کرتا ہے، بے تکلف۔ کیا ہے، بے تکلف فن ہونا چاہیے، بے ساختہ ہونا چاہیے، اور کہہ رہا ہے کہ ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ یعنی اس انشائیہ میں سب سے زیادہ اہمیت جسے حاصل ہوئی ہے وہ ہے تاثرات، یعنی انشائیہ نگار اپنے خیالات کیسا بیان کرتا ہے، بے تکلف، یعنی کوئی جھجک نہیں، جو چیز اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس پہ لکھنا ہے وہ لکھ دے سکتا ہے، بے ساختہ، ایسا کچھ یہ نہیں کہ کسی کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ بھئی یہ چیز لکھوں یا نہ لکھوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بے ساختہ وہ لکھے، اور ذاتی مشاہدے، اس کا جو ذاتی مشاہدہ ہوا ہے، وہ جس نے مشاہدہ کسی بھی چیز پہ کیا ہے، تو وہ چیز دیکھنے کے بعد، یہ سب چیزوں کے بعد جب جو اس کے تاثرات آتے ہیں، جب وہ جو چیز کے اس کے تاثرات بنتے ہیں، یہی تاثرات کیا وہ کہلاتے ہیں، اس کے وہ جب تحریر کر دیتا ہے تو وہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ یہی چیز اس انشائیہ میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قید نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس کوئی چیز کیسا بھی کچھ بھی پٹانگ لکھ دے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے بے تکلف، بے ساختہ اور ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر کیسا ہے، جو اس کے لکھنے والوں پہ تاثرات آنا چاہیے، اس کو لکھنے والے کو کیا ہے، کچھ چیز اس کو کہ اس پر اثر ہونا چاہیے، تو وہ انشائیہ کہے گا۔ پھر کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے کہ وہ اپنی باتیں بیان کر دیتا ہے، کیسے بے ساختہ بیان کر دیتا ہے، بے تکلف، کیسے مزے لے لے کر، ورڈز یاد رکھیے، یہ لفظ یاد رکھیے کہ مزے لے لے کر، مزے لے لے کر، تو ہمارے پاس اس کے لیے کیا ورڈز ہے کہ مزاح، یہ اس پر جس کو مزاح نگاری بھی کہتے ہیں، مزاح، طنز و مزاح، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لکھی جاتی ہے ہمارا اچھے طریقے سے، لیکن ان چیزوں میں مزے لے لے کر لکھنے میں بھی تین باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہونی چاہیے، تازگی ہونی چاہیے،
फिर कहा जा रहा है उसमें नुदरत होनी चाहिए और उसमें शगुफ्तगी होनी चाहिए। सब पाबंदियों से खैर है, इतनी आज़ाद है, लेकिन उनमें ताजगी होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, उसमें नुदरत होनी चाहिए और शगुफ्तगी होनी चाहिए, यानी अंदाज भी बेहतर होना चाहिए, अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से बेहतर अंदाज में यहाँ पर वो क्या है तहरीर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें बेजा बोझल वाले अल्फाज भी हो और गैर ज़रूरी बातों को ज़्यादा तूल देकर खामखा सिर्फ तहरीर करना है, ये भी ना हो, बल्कि ये सब बातें उसमें आना चाहिए। और सबसे मेन अहम जो चीज़ है वो है शख्स का यानी इंशा या निगार का तासुर जब इसमें आता है तो खुद ब खुद इसमें एक बेहतर अंदाज में इसके मौज़ूआत खुद ब खुद वो अपने तरीक़े से इंशाया तहरीर कर देता है। अब देखते हैं ये इंशाया निगार के मौज़ूआत की तफसील की कि किस तरीके से कौन कौन से मौजू पर लिख सकता है। अब है जो अगला पॉइंट है वो अगला नुकात है वो है इंशाया निगारी की खुसूसियात। इंशाया निगारी में कौन कौन सी बातों या कौन सी खास बात का जिक्र है, खुसूसियात है। तो कहा गया है इसकी सबसे बड़ी खुसूसियात जो है वो है इसका इख्तिसार। एक एक को हम इत्मीनान से देखते हैं। फिर कहा गया है इजहार शख्सियत, नेक्स्ट वो है इंबिसाती मकसद है। देखिए इसकी क्या खुसूसियात है कि ये जो होता है ये इख्तिसार में बयान किया जाता है। इख्तिसार का मतलब है मुख्तसर, यानी बहुत ही कम इसमें कम वक्त में कम सफ़ात पर कम इस अल्फाजों में यहाँ पर ये इंशाया लिखा जाता है। ये उसकी खासियत है कि ये इख्तिसार में लिखा जाता है, ज़्यादा तवील नहीं होता। दूसरा कहा गया है कि इजहार शख्सियत, इसमें इंशाई में क्या होता है कि शख्सियत का इजहार होता है, मतलब उसका ज़ाती तजुर्बात हो सकते हैं, ज़ाती तासुरात हो सकते हैं और ज़ाती जो बातें हैं उस पर वो शख्सियत के ताल्लुक से अपना इजहार कर सकता है, यानी इजहार शख्सियत इसमें इंशाया निगारी की एक बड़ी इसकी खासियत है। फिर कहा गया है कि इसकी और क्या खासियत है कि इंबिसाती मकसद होता है, यानी लुत्फ आए मज़ा आए उसके मकसद से यहाँ पर ये तहरीर लिखी जाती है। ये इसके तीन अहम क्या है खासियतें हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि यही सब चीज़ों पर ही क्या है इंशाया मबनी हो। पहले ही कहा गया कि ये पाबंद है, लेकिन इसमें ये चीज़ों का जिक्र आता है, इसलिए ये बात याद रखिए कि ये उसकी खासियतें हैं, लेकिन ये लाजमी जुज़ नहीं है। फिर कहा गया है ये ऐसी सिर्फ है जिसके आईने में इंशाया निगार का अपना अक्स साफ नजर आता है। अब इसको समझिए, यहाँ पर ये इसको मैं इतनी यहाँ बयान कर रहा हूँ, इस पर खास ध्यान दीजिए कि इंशाया में क्या चीज़ होती है, उसके अंदर क्या बात होती है वो देखिए। कह रहे ये एक ऐसी शख्सी तहरीर है जिसमें मुसन्निफ की शख्सियत पूरी तरह से जलवागर होती है। आगे अपनी बात तासुरात के ताल्लुक से जो कह रहा था वही बात यहाँ पर है कि कैसी है ये शख्सी तहरीर है, यानी शख्स ने लिखी हुई, जिसमें क्या कहा गया है कि मुसन्निफ की शख्सियत बस ये बात आपको ध्यान रखें कि एक ऐसी तहरीर है शख्सी तहरीर है जिसमें क्या होता है मुसन्निफ की शख्सियत का अक्स हमें क्या कह सकते हैं इंशाये में नजर आता है। यानी मुसन्निफ को जो भी समझ में आ रहा है, जो उसको लग रहा है, जो उसके तासुरात बढ़ रहे हैं, जो उसके तजुर्बात
کا مطالعہ جو اس کی وسیع مطالعہ ہے، جو اس کے تجربات ہے، جو اس کے مشاہدات ہیں اور اس کی جو تاثرات ہے، جو اس کے جذبات ہیں، ان سب کا عکس ہمیں کہنے نظر آئے گا، وہ انشائیہ کہلائے گا۔ اس میں پوری طریقے سے انشائیے کے اندر ہمیں مصنف ہی جلوہ گر نظر آتا ہے، یعنی پورا جلوہ کس کا اس میں؟ مصنف کا رہے گا، یعنی انشائیہ نگار کا اس میں جلوہ رہے گا۔ یہ بات خاص دھیان میں رکھنا ضروری ہے اس پر۔ مصنف کی شخصیت کا یہ عکس ہوتا ہے۔ اس پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انشائیہ کی ہم نے جیسا تعریفیں بھی دیکھی ہے، وہ اسی طریقے سے جڑتے ہوئے یہاں پر آتی ہے کہ انشائیہ کیا ہے؟ ایک ایسی صنف ہے جس میں مصنف کے تاثرات بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے جذبات بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ انبساطی مقصد، یعنی اس سے کیا ہو؟ پڑھ کر لطف آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، اور اس سے لوگ جو قاری ہے ان میں کیا ہے؟ ایک قسم کا مزہ آنا چاہیے، انہیں اس پہ دیکھ کر اس سے انہیں لطف اندوزی ہونا چاہیے۔ اب اس سے کتنا فائدہ اور نقصان ہے، یہ اس میں اس صنف میں اس کی کوئی ضروری جز نہیں ہے وہ، جس کے لیے یہ انبساطی مقصد اہم ہے، اس بات کو خاص ذہن میں رکھیے۔ یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اور اس کے انشائیہ نگار کی خصوصیت کون کون سی ہے۔ اس پر ہم یہاں پر آج اس لیکچر میں یہیں پر رک جاتے ہیں، اور اگلے لیکچر میں ہم انشائیہ کا آغاز اور ارتقاء، کس طریقے سے اس کا آغاز ہوا اور وہ انشائیہ نے کس طریقے سے ترقی کے منازل کو طے کیا، یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔